जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल सेगमेंट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी थोड़ा सी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किए गए हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के ऐसे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। निदेशक तत्वों को अपने अधिकार के प्रयोग करना होता है। ठीक है। निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं तथा विधि निर्माण करते समय कार्यपालिका तथा विधान पालिका का इन तत्वों को लागू करना कर्तव्य है। निदेशक तत्व के जो बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि निदेशक तत्व का राज्य के एक कल्याणकारी रूप देने के लिए है। निदेशक तत्व का जो उद्देश्य होगा वो सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह नागरिक के प्रति राज्य के दायित्व का द्योतक है। संविधान की उद्देशिका में जिन आदर्शों को प्राप्त करने की परिकल्पना की जाती है, निदेशक तत्व उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। इन तत्वों के माध्यम से भारतीय राज्य के आदर्श लक्ष्यों की गणना की जाती है। ठीक है। निदेशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही जानना जरूरी है कि इसका मूलभूत प्रयोग क्या है, प्रयोजन क्या है भारतीय संविधान में। अब अनुच्छेद वाइज इसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है कहा गया है, अभी हमने आपको बोला है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य और समान वेतन की बात करता है। 39 का ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी इम्पॉर्टेंट है मैंने उसको डाल दिया है। समान अवसर के आधार पर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं में जो आपकी जो कार्य करने की जो लिखे हैं कि हम जो कार्य की न्याय संगत दशा, यानी हम जहाँ कार्य करेंगे वो जस्टिफाइड हो और उसकी दशा मानवीय हो। ऐसा नहीं कि हम काम के नाम पे हमें ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ हम अपने जीवन को ही हमारे जीवन को ही खतरा हो जाए। ठीक है। अनुच्छेद 43 के अनुसार क्या है, निर्वाह मजदूरी, मिनिमम जो हमें मजदूरी मिलना चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास, इसमें जो है कुटीर उद्योग जो है उनका विकास करना है। अनुच्छेद 43 का के अनुसार उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये कहाँ डाला गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर इसको डाला गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो कि वर्तमान में इस समय इसकी बहुत चर्चा हो रही है सरकार द्वारा। अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल की व्यवस्था की बात कही गई है। अब हमें इसमें ये देखना क्या है कि जो BN राव जी के बारे में कमेंट आता है कि BN राव जी वो क्या थे, एक संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार थे। उन्होंने सलाह दी थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाए, वह अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सके और वह अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराए जा सके। इस आधार पर प्रवर्तित न्यायालय के अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकार को रखा गया और अप्रवर्तनीय में अनफोर्सेबल राइट को, जिसके द्वारा नैतिक निर्देश से था। यह राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। इसे भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित किया गया। ठीक है। BN राव के आधार पर। आयरलैंड से इसको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। यह न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, हमने बॉक्स बना दिया है अलग से।
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है इसकी, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करता है ये। और इसकी जो विचारधारा है वो 3 प्रकार से परिलक्षित होती है, एक पहली गांधीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा उदारवादी। तो आगे हम लोग इस सेगमेंट में नए स्लाइड पे देखते हैं। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय की, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि की बात करते हैं। अनुच्छेद 47 के अनुसार मद्य निषेध बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषाहार स्तर ऊंचा रखना, जीवन स्तर बढ़ाना, लोक स्वास्थ्य से संबंधित सुधार। होता क्या एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, लोक स्वास्थ्य संबंधित सुधार संबंधित व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? 48 में। मद्य निषेध किस में किया? 47 में। मद्य निषेध किस में है? 47 में। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सही बनाने के लिए कहाँ किया गया है? 47 में। ये सीधे आपसे पूछा। अनुच्छेद 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कृषि तथा पशुपालन, वैज्ञानिक प्रणाली का विकास, कृषि सीधे इस क्वेश्चन में आता है। कृषि तथा पशुपालन किस में है, किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 48। कहाँ पे है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, यानी राज्य के निर्देशक तत्व में। और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग, परिरक्षण और वध निषेध, यानी जो जानवरों को मारने वाला है, गौवंश निषेध वगैरह है, इसका सीधे कहा जाए गौवंश निषेध या वध निषेध, किसी भी जानवरों को मारने वाली जो उसको रोकने का व्यवस्था है वो इसी के तहत अनुच्छेद 48 के तहत मिलता है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, वस्तु और स्थानों का संरक्षण है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, वस्तु हैं, स्थान है, उनका संरक्षण करने के लिए अब ASI जिसको बोलते हैं, है ना, वो इसके तहत काम कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको सब रख रखाव करने का, तो इसकी जो व्यवस्था है उसी तहत की जाती है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। राज्य की जो लोक सेवा में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की चीज देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये दोनों के बीच में गैप जरूरी है। अगर ये गैप नहीं होता है तो एक दूसरे से ये प्रभावित होंगे, एक दूसरे के कार्य प्रभावित करेंगे, जो राष्ट्रहित में नहीं होगा। तत्वों का जो वर्गीकरण हमने किया था, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, तो उसमें कुछ अनुच्छेद आते हैं। उस अनुच्छेदों को हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक स्लाइड बना दिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 40, 43, 43 के खा और 46, 47, 48, ठीक है, 6, 7, 8, 40, 43, 43 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही वो नहीं है, इसमें मेंस में लिखने लायक बन जाता है। गांधीवादी तत्वों का समावेश किन DPSP के किन किन अनुच्छेदों में है, परिलक्षित होता है, तो ये चीज़ें आपको बताने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, गांधीवादी हो गया, समाजवादी में 38, 39, 39 का, ठीक है, 41, 42, 43, 43, 45, और वहीं उदारवादी 44, 45, 48, 48, 49, 50, 51 ये है। तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं, 1-2 बार आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिमाग परेशान करने की ज़रूरत नहीं, 1-2 बार देखने पे ही याद होगा वो। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना, अगर आलोचना के रूप में हम लोग इसको देखें, कहाँ कहाँ ये सही नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व की जो आलोचना की बात कही जा रही है, इसमें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, पहले इसकी कमी हो जा रही है। संविधान में मूलभूत है परंतु लागू करने के साधनों का उल्लेख नहीं है। जब है तो दिया हुआ है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी ना होने की वजह से इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, या सरकार बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती है। अक्सर विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य विवाद और संघर्ष का कारण बन जाता है। इसको उल्लंघन करने पर लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय फिर उसको डिसीजन देता है, फिर वो सारी चीज़ें क्या है कि उलझी हुई व्यवस्था है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया जा सका है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी नहीं लागू हैं, ठीक है। अभी आर्टिकल 44 अटका हुआ, सब समान नागरिक संहिता वही चल रहा है, उसी पे बहस हो रही है। नैतिक शिक्षा, एक प्रकार की नैतिक शिक्षा, जैसे हमारे घर में
बुजुर्ग लोग हमको बताते हैं, निर्देशित करते हैं, लेकिन बाध्य न होने के कारण हम लोग उसको मानते नहीं। बचपन में आप लोग अपने गार्जियन से बहुत सारी अच्छी बातें सुनते हैं, वैसे फिलहाल वो सब जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे इग्नोर करना अपने जीवन के साथ अपने लाइफ में एक अच्छे मूवमेंट को बर्बाद करना है फिलहाल। लेकिन सेम वैसे ही ये कार्य कर रहा है, जो मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने बता दिया, हमने सुन लिया, वो चले गए और हमने इग्नोर कर दिया, बस वही ये सारी चीज़ें चलती हैं इसमें। मूल अधिकार और निदेशक तत्व में टकराव क्या है? कुछ ऐसे केसेस बने हैं जो इसमें टकराव के कारण बने हैं, जैसे चंपकम दोराई राजम बनाम मद्रास राज्य केस में फंडामेंटल राइट्स को टीपीएसपी पे वरीयता दी गई है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत ही नॉमिनल है, थोड़ा ध्यान सेंसिटिव होकर पढ़ने की जरूरत है। चंपकम दोराई राजम बनाम में क्या हुआ? तो फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पे वरीयता दी गई। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापित करके जो डीपीएसपी को प्राप्त कराने हेतु था, अंतःस्थापित किया गया 31 को, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपीएसपी को थोड़ा सा उभारा गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले केस में 31 को वैध माना तथा इसके न्यायिक इसको वैध तो माना 31 को न्यायालय ने, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन ला दिया। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। फिर वहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, गवर्नमेंट उस समय बहुत एक्टिव थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि डीपीएसपी के तत्वों को 14, 19, 31 पर वरीयता दे दी डीपीएसपी तत्वों को। अब मिनरवा मिल बनाम ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे कई तरीके से पूछा जाता है। इसी सेगमेंट पर मैं इसको शामिल किया हूँ, कम से कम एक पॉइंट इसका ये याद हो जाए आपको। मिनरवा मिल बनाम भारत संघ में 1980 में जो न्यायालय ने डीपीएसपी के जो तत्व थे 14, 19, 31 पर 42वें संविधान की धारा 4 को अवैध घोषित कर दिया तथा डीपीएसपी और एफआर दोनों को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी केस में मिनरवा मिल बनाम भारत संघ में ही संविधान के मूल ढांचा वाला कॉन्सेप्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और वही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो मूल ढांचा दिया गया उसमें एक सेगमेंट ये होता है कि डीपीएसपी और एफआर फंडामेंटल राइट और नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये दोनों क्या है, संविधान का मूल ढांचा के अंतर्गत आ गया। तो ठीक है, और अभी इतना बढ़िया आपको समझाया जा चुका है, बता रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आपकी भी फर्ज बनती है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा अच्छा या बुरा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।